Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. So if you're liking my video, please subscribe to my channel ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए ज़्यादा वीडियोस और ज़्यादा टॉपिक्स लेके आ सकूँ। नाउ अब ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं गाउटी आर्थराइटिस का, गाउट का। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने पेशेंट की प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आपने पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट करना। नंबर वन थिंग इज कि अगर एक पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरेसीमिया के साथ आ रहा है तो उसमें आप एज अ जर्नल रूल यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स आप नहीं देते जब तक पेशेंट को एक्यूट गाउट ना हो, रीनल कैल्कुलाई ना हो या ट्रोफाई ना हो। सो दीज आर द थ्री थिंग्स जो आपने देखने हैं। अगर इनमें से तीनों में से कुछ भी नहीं हो रहा और पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, देयर इज अ स्लाइट हाइपर यूरेसीमिया, देन एज अ जनरल रूल आप उसको यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स नहीं स्टार्ट करेंगे। अगली चीज है कि अब पेशेंट आपके पास आ गया विद द एक्यूट अटैक। एक्यूट अटैक क्या होगा कि सडन ऑनसेट पेशेंट को स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रही है, टेंडरनेस हो रही है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ट्रीटमेंट जो है ऑफ एक्यूट अटैक ये फोकस करता है कि आपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन को कम करना, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब भी हमारे पास पेशेंट एक्यूट अटैक के साथ आएगा, आपका गोल क्या है? यू हैव टू रिड्यूस द इंफ्लेमेशन, नॉट लोअरिंग द सीरम यूरिक एसिड। सीरम यूरिक एसिड को लोअर करना उस टाइम टारगेट नहीं है, इंफ्लेमेशन को कम करना है। अब इंफ्लेमेशन को कम करने के लिए हम लोगों ने क्या देना है? सबसे पहले स्टार्टिंग विद द ओरल एनसेड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। सबसे पहले हम लोगों ने फुल डोज में उसको देना है, जैसे कि आप नेप्रोक्सन दे सकते हैं 500 mg ट्वाइस डेली। इसके अलावा आप इंडोमेथासिन दे सकते हैं 25 to 50 mg एवरी 8 आवर्स। दे आर अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट गाउट। और आपने कब तक इसको कंटिन्यू करना है? जब तक पेशेंट के सिम्टम्स कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हो जाते ऑफ इंफ्लेमेशन, यानी उसकी पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस सब कुछ सेटल नहीं हो जाता। इट यूजुअली टेक 5 to 10 डेज। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं? अगर एनसेड देने की सिंपल सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। नंबर वन कि अगर एक पेशेंट को एक्टिव पेप्टिक अल्सर है, ठीक है। इसके अलावा किडनी फंक्शंस उसके खराब है, सीकेडी है पेशेंट को, पेशेंट के सिरोसिस है एंड कोई भी हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शन है टू एनसेड। सो दीज आर द फ्यू कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ स्टार्टिंग द एनसेड। लेकिन फर्स्ट लाइन आपके पास अदरवाइज एनसेड ही है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगली चीज आप क्या दे सकते हो? कॉल्किसिन। अब इसमें हमारे पास क्या होता है? ओरल कॉल्किसिन हमारे पास एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है गाउट का। शर्त इसमें ये है कि आपके पास जो ड्यूरेशन ऑफ अटैक है इट इज लेस देन 36 आवर्स, यानी कि जब पेशेंट आ रहा है तो उसके सिम्टम्स डेवलप हुए 36 आवर्स से ज्यादा नहीं हुए, ठीक है। फॉर एग्जांपल विद इन, वैसे तो पेन इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट इतनी देर वेट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो विद इन वो 24 आवर अगर प्रेजेंट कर रहा है या विद इन वट एवर 36 आवर्स के अंदर वो प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसको कॉल्किसिन स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें देना क्या है, ये देना कैसे है? एक्यूट गाउट में आपने ओरली देना है। सबसे पहले आप लोडिंग डोज देते हो ऑफ 1.2 mg। उसके बाद आपने 0.6 mg देनी है 1 आवर लेटर, यानी कि टोटल आपने 1.8 mg पहले दिन देनी है, ठीक है। यानी कि पेशेंट आया, आपने उसको 1.2 mg से लोड कर दिया, 1 घंटे बाद आपने 0.6 mg दी, तो टोटल आपने 1.8 mg उसको देनी है। और उसके बाद आपने उसको 0.6 mg ट्वाइस पर डे स्टार्ट करानी है जब तक उसके सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो जाते। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है ऑलरेडी प्रोफाइलेक्टिक डोजेस ले रहा है, तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने उसको नोन गाउट था और उसकी मैनेजमेंट के लिए हमने उसको प्रोफाइलेक्टिक डोज ऑलरेडी दे रहे थे। प्रोफाइलेक्टिक डोज यानी कि आप 0.6 mg पेशेंट ट्वाइस डेली फॉर एग्जांपल ले रहा है, तो आपने क्या करना है? आपने उसको इसी तरह से और एक्यूट फ्लेयर हुआ है तो आपने इसी तरह से करना है। फुल लोडिंग डोज देनी है 1.6 1.2 mg और उसके बाद 0.6 mg 1 घंटे बाद, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने यूजुअल 0.6 mg वंस या ट्वाइस डेली स्टार्ट करनी है। इसमें बस ये शर्त है कि आपके ये जो रिजीम है ये 14 डेज में रिपीट नहीं करनी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट आया
वो अपनी डोज ले रहा था फॉर एग्जांपल 0.6 mg BD प्रोफाइलेक्टिकली, ठीक है। पिछले 14 डेज में उसको कोई अटैक नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो आप इसको एक्यूट अटैक में ये रिजीम फॉलो करवाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल वो एक हफ्ता पहले भी इस तरह से प्रेजेंट किया था और उसको ये सारी रिजीम करवाई थी, तो फिर आपने ये नहीं देनी, ठीक है। अच्छा, अब जो कॉल्किसिन है इट शुड बी रिड्यूस्ड और अवॉइडेड ऑल टुगेदर अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट किडनी या फिर लिवर इम्पेयरमेंट हो, ठीक हो गया। उसके बाद अब प्रोफाइलेक्टिकली आपने कैसे देनी है वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगली चीज आपके पास आती है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स में आपके पास क्या है, आप इंट्रावेनसली भी दे सकते हो, ठीक है, एंड आप जो है उसमें ओरली भी दे सकते हो। इंट्रावेनसली आप कैसे दोगे, जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन आप दे रहे हो 40 mg पर डे, ओरली प्रेडनिसोन दोगे 40 to 60 mg पर डे, ठीक है। अब आप में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने क्यों है। किस पेशेंट्स में दे सकते हैं जिनमें आप एनसाइड्स नहीं दे सकते, ठीक है। एंड corticosteroids they give a dramatic symptomatic relief acute episodes of gout, ठीक होगा। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ये जो हमारे पास डोजेस हैं ये आपने 5 to 10 डेज तक देनी है और फिर सिंपली डिसकंटिन्यू कर दें, मतलब टेपर करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ओरली उसको दे रहे हो 40 mg पर डे, तो आप 5 to 10 डेज उसको कंटिन्यू रखो। या फिर दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो, इनिशियल डोज आप 2 to 3 डेज के लिए, 2 to 5 डेज के लिए रखो और उसके बाद फिर आप 7 to 10 डेज उसको टेपर करते रहो, ठीक है। आप पे फिजिशियन का डिसीजन कि आप उसको डायरेक्टली डिसकंटिन्यू करना चाहते हो या फिर आप टेपर भी करवा सकते हो, ठीक है। अगर तो पेशेंट का गाउट मोनो आर्टिकुलर है या ओलिगो आर्टिकुलर है, तो इंट्रा आर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज वेरी इफेक्टिव। ट्राई एमसी नोलोन आपने यूज करना है 10 to 40 mg डिपेंडिंग के जॉइंट का साइज क्या है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप इंट्रा आर्टिकुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे होते हो ना, अब जो गाउट है और सेप्टिक आर्थराइटिस है वो को एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। यानी कि क्योंकि बिल्कुल ही सिम्टम्स जो है ना सेम होंगे, टेंडरनेस, रेडनेस और ये सारी चीजें। तो जब आप इंट्रा आर्टिकुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हो तो तब आप जॉइंट एस्पिरेशन भी कर सकते हो और फिर ग्राम स्टेन करवा के देख सकते हो, कल्चर करवा के देख सकते हो ऑफ साइनोवियल फ्लूइड कि कहीं पेशेंट को गाउट के अलावा कहीं सेप्टिक आर्थराइटिस ही तो नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आपके पास ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। लास्ट चीज जो आप दे सकते हो इन एक्यूट अटैक दैट इज इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर। इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर में आपके पास क्या चीजें आती हैं, एनाकिनरा, an interleukin 1 receptor antagonist, and cananimumab is a monoclonal antibody against interleukin 1 beta। ये आप एक्यूट अटैक में दे सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि दिस इज नॉट FDA अप्रूव्ड फॉर दिस इंडिकेशन, ठीक है। FDA अप्रूव्ड नहीं है, वैसे जो है देखा गया कि आप दे सकते हो, और खासतौर पे ऐसे पेशेंट्स में जिसमें बहुत ज्यादा कोमॉर्बिडिटीज हैं, उसमें आप ना एनसेड्स यूज कर सकते हो, ना कॉल्किसिन यूज कर सकते हो, ना आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर सकते हो, ठीक हो गई बात। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगली चीज आपके पास हमारे पास क्या है कि आपने बिटवीन द अटैक्स पेशेंट को कैसे मैनेज, यानी कि अगर एक पेशेंट है उसको गाउट है, एक्यूट फ्लेयर नहीं है, अब ड्यूरिंग अटैक्स, बिटवीन द अटैक्स आपने किस तरह से पेशेंट को मैनेज करना है, ठीक है। मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि आपने मिनिमाइज करना है यूरेट डिपोजिशन इन टिश्यूज, ठीक है, कि कम से कम आपके पास टिश्यूज के अंदर यूरिया डिपॉजिट हो, और जब वो कम डिपॉजिट होगा तो फ्रिक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ रिकरेंस वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। अब पोटेंशियली रिवर्सिबल जो कॉजेज हैं हाइपरयूरेसीमिया के वो क्या क्या हो सकते हैं, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा। सबसे पहली चीज है कि पेशेंट हाई प्योरीन डाइट ले रहे हैं। सेकेंड आपके पास क्या है कि पेशेंट अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं।
इसके अलावा पेशेंट बेसिटी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि पेशेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। पिछले हम लोगों ने वीडियो में ये चीजें डिस्कस की थी, ठीक है, जैसे कि पेशेंट थायराइड, साइक्लोस्पोरिन, नियासिन, लो डोज एस्पिरिन यूज कर रहे हैं, दीज ऑल कैन प्रेसिपिटेट हाइपरयूरेसीमिया। अब पेशेंट जिसमें आपके पास एक सिंगल एपिसोड है ऑफ गाउट और नॉर्मल किडनी फंक्शंस हैं, ठीक है, और वो वेट लॉस भी कर सकते हैं, अल्कोहल भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, दे आर द लो रिस्क फॉर अनदर अटैक, ठीक है। और उसमें आपके पास जो है वो लॉन्ग टर्म मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनमें माइल्ड सीकेडी है और जिनमें मल्टीपल अटैक्स की हिस्ट्री है, उसमें आपने फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करनी है। अब ये बात आपने पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितना ज्यादा आपके पास यूरिक एसिड लेवल होगा, जनरली एक बात है, यूरिक एसिड लेवल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंट अटैक होंगे एंड उतना ज्यादा पेशेंट जो है वो बेनिफिट उठाएगा फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि सारे पेशेंट्स जिसमें टॉफिस बन चुके हैं, ठीक है, उनको यूरेट लोअरिंग थेरेपी देनी है, ठीक है। नाउ सबसे पहले चीज तो आपके पास डाइट आती है। डाइट में आपने क्या करना है, अल्कोहल कंजप्शन आपको पता है प्रेसिपिटेट कर सकती है अटैक को एंड इट शुड बी अवॉइडेड। और इसमें आपने पीछे हमने डिस्कस किया था कि अल्कोहल में जो आपके पास बियर है, ठीक है, वो ज्यादा मतलब कॉज करती है एज कंपेयर टू वाइन एंड विस्की, ठीक है। सो अल्कोहल में भी जो बियर है वो ज्यादा अटैक्स को प्रेसिपिटेट करी। इसके अलावा आपके पास जो डाइट्रोप्योरीन्स हैं, ठीक है, यूजुअली ये कंट्रीब्यूट करते हैं ओनली 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर टू द सीरम यूरिक एसिड लेवल। मॉडरेशन इन ईटिंग फूड विद हाई प्योरीन कंटेंट इज एडवाइजेबल, ठीक है, बेहतर है कि अवॉइड करें, ठीक है, मतलब मीट वगैरह ये सारी चीजें। एंड आपने ऑर्गन मीट्स, ब्रेवरेजेस जो हैं जो कि स्वीटेंड है विद हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, ये सारी चीजें आपने पेशेंट को कहना है कि उसने अवॉइड कर। इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, आपने पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो अपना फ्लूइड इनटेक ज्यादा करे। क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये कि उसको आपने टारगेट देना है कि फ्लूइड इनटेक ज्यादा करे एंड यूरिन आउटपुट कोशिश करे कि 2 लीटर से ज्यादा हो या इससे भी ज्यादा हो, ठीक है। इट विल हेल्प टू एड द यूरेट एक्सक्रीशन, यूरेट को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। जब पेशेंट का यूरेट बाहर निकलेगा तो प्रेसिपिटेशन भी कम होगी इन द किडनी, ठीक है। सो फ्लूइड इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अल्कोहल आपने नहीं उनको कहना यूज करें, आपने मीट और ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। इसके अलावा आपने फ्लूइड इनटेक ज्यादा। अब अगली चीज क्या है, हाइपर यूरेसीमिक मेडिकेशंस जो पेशेंट ले रहे हैं वो अवॉइड करने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो थायासाइड हैं और लूप डायूरेटिक्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक एसिड को किडनी से एक्सक्रीट आउट यानी कि बाहर नहीं निकलने देते, ठीक है। तो अगर ऐसे पेशेंट्स जिसमें पॉसिबल है मतलब अवॉइड कर सकते हैं इन ऑफ गाउट, ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनको गाउट है उनमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थायराइड एंड लूप डायूरेटिक्स अवॉइड करें इफ पॉसिबल। सिमिलरली नियासिन जो है ये सीरम यूरिक एसिड लेवल को ज्यादा कर सकता है एंड इट शुड बी डिसकंटिन्यूड अगर हमारे पास कोई थेरापेटिक अल्टरनेटिव्स मौजूद है। लो डोज एस्पिरिन जो है वो भी हाइपरयूरिसीमिया को एग्रीवेट करती है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि अक्सर अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सिनेरियोज आ जाते हैं कि एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल जो लो डोज एस्पिरिन ले रहा था, तो उसमें जो है ऐसे गाउट का हो गया, तो आपको पता हो कि गाउट क्यों हो रहा है उसको, क्योंकि लो डोज एस्पिरिन इज कॉजिंग हाइपरयूरेसिमिया, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, colchicine prophylaxis जो है it can be used when urate lowering therapy is started to suppress the attack precipitated by abrupt changes in the serum uric acid level, ठीक है। ये बात हम पिछले वीडियोस में काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि मेन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है सडन फ्लक्चुएशन ऑफ द यूरिक एसिड लेवल, ठीक है। ब्लड में सीरम यूरिक एसिड लेवल अगर रैपिडली फ्लक्चुएट करे, एकदम ज्यादा हो रहा है एकदम कम हो रहा है, तो वो गाउट का जो आपके पास एक्यूट अटैक है उसको
प्रेसिपिटेट कर सकता है, उसको फ्लेयर अप कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिसमें आपने यूरेट लोअरिंग थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं, आपने उसमें कॉलकिसिन प्रोफाइलेक्सिस देनी है। यूजुअल डोज आपको पता है कितनी है, 0.6 mg ओरली, या तो वंस डेली दे दें या ट्वाइस। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास कॉलकिसिन है वो रीनली क्लियर्ड है। ठीक है, रीनल एक्सप्रेशन होती है इसकी। तो पेशेंट्स जिसमें मॉडरेट सीकेडी है तो उसको आपने वंस अ डे देनी है। ठीक है, या वंस एवरी डे, अल्टरनेट डे पे भी आप उसको दे सकते हैं। ओडी देनी है या अल्टरनेट डे पे देनी है। उसकी रीजन क्या है कि इसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोमायोपैथी हो सकती है, या फिर जो भी कॉलकिसिन टॉक्सिसिटीज है उसकी कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए सीकेडी के पेशेंट में आपने इसकी डोज को कम करना है। ठीक है, ओडी देना है, बीडी तो नहीं देना, या फिर अल्टरनेट भी दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिसमें आपके पास सीएडी यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज चल रही है, ये आपके पास रिड्यूस करती है मेजर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट। ठीक है, सो इसमें भी हेल्प सीके कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट्स में भी। अगली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज रिडक्शन ऑफ सीरम यूरिक एसिड लेवल। अब इंडिकेशन जो है यूरेट लोअरिंग थेरेपी की वो क्या क्या है? सबसे पहली चीज क्या है, फ्रीक्वेंट एक्यूट अर्थराइटिस। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको 2 या 2 से ज्यादा एपिसोड्स हो चुके हैं पर ईयर ऑफ गाउट, तो उसमें आपने यूरिक एसिड को कम करना है। टोफेशियस डिपॉजिट्स, सीकेडी स्टेज 2 या इससे भी वर्ष। अब जो हमारे पास अमेरिकन जो कॉलेज है ऑफ रोमाटोलॉजी, ये हमारे पास कहता है कि आपके पास जो टारगेट होना चाहिए ना यूरिक एसिड का, वो है 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, आपने मतलब इतना ट्रीट करना है कि यूरिक एसिड लेवल जो है सीरम का वो 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आ जाए, तकरीबन 357 माइक्रोमोल पर लीटर बनता है। ठीक है, क्योंकि इस उस पे जो है यूरेट क्रिस्टल जो है वो इट कैन बी सोल्युबलाइज। कुछ केसेस में क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स जिसमें टोफाई या बहुत फ्रीक्वेंट अटैक हो रहा है, तो उसमें इससे भी ज्यादा कम करना पड़ता है, जैसे कि 5 mg। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 6 हो गया। तो अगर एक पेशेंट है जिसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट अटैक्स हो रहे हैं, टोफाई बने हुए हैं, तो आपने उसको 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपने टारगेट रखना है कि सीरम यूरिक एसिड लेवल उतना आना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, lowering serum uric acid level, it does not benefit an acute gout flare। अगर एक पेशेंट को acute gout flare हो रहा है, उसमें आप यूरिक एसिड को कम करें, तो वो उसके गाउट का जो एक है अटैक, उसमें कोई बेनिफिट नहीं देगा। आपने acute अटैक में एनसेड्स ही देनी है, इंफ्लेमेशन को कम करना है, सीरम यूरिक एसिड लेवल को कम करने का टारगेट नहीं है ड्यूरिंग acute अटैक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास क्या होता है कि 3 क्लासेस हैं, 3 ड्रग्स की क्लासेस हैं जो कि सीरम यूरिक एसिड लेवल को कम करेंगी। वो कौन कौन सी हैं? दैट इज xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जिसमें एलोप्यूरिनोल आता है आपके पास। ठीक है, सो सबसे पहली चीज आपके पास, सबसे पहली क्लास क्या है, xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर। एलोप्यूरिनोल फिबॉक्सिस्टैट है। यूरिकोज यूरिक एजेंट है, एंड यूरिकेस है जिसमें पेगलोटिकेस आता है। नाउ सबसे पहली बात हम करेंगे xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। अच्छा, अब ये आपके पास जो एलोप्यूरिनोल है, इनफिबॉक्सिस्टैट है, दे आर द प्रेफर्ड फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर लोअरिंग द यूरिक एसिड लेवल, यूरेट को कम करने के लिए। और इन दोनों की एफिकेसी सेम होती है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देने हैं। ठीक है, या तो आप ये दे सकते हो या ये दे सकते हो। ठीक है, एफिकेसी दोनों की सेम है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो रहा है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि जो आपके पास फाइनल स्टेप होता है ना, ठीक है, एक हमारे पास बड़ी अच्छी सी एक डायग्राम दिखाई गई है। सो होता क्या है, यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये है क्या, xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ठीक है, ऐसा एंजाइम जो कि आपके पास फाइनल स्टेप को पर एक्ट कर रहा है और xanthine को यूरेट में कन्वर्ट कर रहा है, उसको ये ब्लॉक करते हैं। ठीक है, इसको ये क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा,
वही बात के जो एलोप्यूरिनोल है एंड फिबोक्सिस्टाट है, दे शुड नॉट बी यूज टुगेदर, ठीक है, लेकिन आप इसको सिक्वेंशली ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर पहला इनिशियल एजेंट एलोप्यूरिनोल फॉर एग्जांपल आपने दिया एंड इट इज नॉट हेल्पफुल, और ये ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एलोप्यूरिनोल आपके पास काम नहीं किया इन लोअरिंग द सीरम यूरिक एसिड, तो फिर आपने क्या करना है, या टॉलरेट नहीं हुआ तो फिर आपने उसको स्विच कर देना है फिब्रोक्सिस्टाट, ठीक है। अच्छा, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब जो सबसे हमारे पास कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है ना, वो क्या होता है कि पेशेंट को एक्यूट गाउटी अटैक हो गया। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, यूरिक एसिड लेवल उसका फॉर एग्जांपल 7 है और पहले भी अटैक्स रह चुके हैं, आपने उसको स्टार्ट कराई एलोप्यूरिनोल, पेशेंट आपके पास आ गया कि मुझे तो दोबारा से वो मतलब जोड़ में दर्द शुरू हो गई है, गाउटी अटैक हो गया, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट। तो इसमें आपने जर्नली पेशेंट को प्रोफाइलेक्टिव डोज देनी होती है ऑलवेज, ठीक है, कितनी 0.6 mg OD और BD डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन, एंड AD आपने देना अल्टरनेट भी दे सकते हैं इन द पेशेंट ऑफ द वीनल इम्पेयरमेंट। अच्छा, अब एलोप्यूरिनोल जो है उससे 2% ऑफ द पेशेंट कैन डेवलप हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। क्या क्या आपके पास जो है, और ये विद इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ थेरेपी होगा और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। क्या क्या होता है, सबसे कॉमन इनिशियल साइंस जो होता है वो क्या होता है, प्लूरेटिक रैश होगी, ठीक है, एंड इट मे प्रोग्रेस टू टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर हम लोग एलोप्यूरिनोल कंटिन्यू रखेंगे, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, उसको आपने एलोप्यूरिनोल दी हुई थी, उसने कहा कि मुझे ऐसे रैश हो गया, प्लूरेटिक रैश है, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी वजह से वो कंटिन्यू रखी, तो अल्टीमेटली इट विल डेवलप इनटू द टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। इसके अलावा क्या हो सकता है, पेशेंट को वेस्कुलाइटिस हो सकता है, हेपाटाइटिस हो सकता है, ठीक है। अगर पेशेंट को रैश डेवलप हो गई है, यू हैव टू स्टॉप एलोप्यूरिनोल इमीडिएटली, और आपने बता के भेजना होता है पेशेंट को कि अगर आपको ऐसे रैश हो, आपने इसको दवाई को फौरन छोड़ देना है, ठीक है। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो सकती है, CKD, और साथ अगर पेशेंट थायराइड थेरेपी ले रहा है। इसके अलावा ये देखा गया है कि एलोप्यूरिनोल हाइपर सेंसिटिविटी इज एसोसिएटेड विद HLA-B58 रेशो 0.1 जीन, ठीक है। तो जो हमारे पास चाइनीज, थाई, कोरियन लोग होते हैं ना, उसमें ये जीन काफी कॉमन है, उसमें भी आप देख सकते हो कि हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब हमने पेशेंट को स्टार्ट की, किस डोज पे स्टार्ट करनी है, इनिशियल डेली डोज आपने रखनी है 100 mg पर डे ओरली, ठीक है। 50 mg पर डे रखनी है अगर पेशेंट को CKD है, स्टेज 4 CKD है। फिर एवरी 2 to 5 वीक आपने इसको टाइट्रेट करना है, ठीक है, हर 2 हफ्ते बाद या 5 हफ्ते बाद दवाई बढ़ानी है जब तक आपका टारगेट सीरम यूरिक एसिड लेवल अचीव नहीं हो जाता। टारगेट क्या है, 6 है, लेकिन कुछ में हम 5 भी रख सकते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेशेंट का 8 था, ठीक है, तो आपने उसको 100 पे स्टार्ट की, ठीक है, 5 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आपने चेक किया तो उसका 7.4 है, तो आप दवाई को बढ़ा दोगे, ठीक है। टिपिकल डोज जो है वो 300 तक जाती है, लेकिन मैक्सिमम डेली डोज 800 तक भी जा सकती है। अब अगली जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एलोप्यूरिनोल है, इट इंटरैक्ट्स विद अदर ड्रग्स एज वेल, ठीक है। तो जो हमारे पास एलोप्यूरिनोल है, ये आपके पास इंक्रीज करता है हाफ लाइफ ऑफ प्रोबेनिसिड, जबकि प्रोबेनिसिड इंक्रीज करता है एक्सक्रीशन ऑफ एलोप्यूरिनोल, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, ऐसे पेशेंट जो एलोप्यूरिनोल दे रहे हैं, एक तो उसमें डोज और साथ प्रोबेनिसिड ले रहे हैं, उसमें क्या करना चाहिए कि स्लाइटली हायर आपने देनी है एलोप्यूरिनोल की डोज, और लोअर डोजेस देनी है प्रोबेनिसिड, ठीक है, क्योंकि प्रोबेनिसिड की हाफ लाइफ को ये इंक्रीज कर रहे हैं ना, इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि प्रोबेनिसिड इंक्रीज करे एक्सक्रीशन को,
ठीक है। सो प्रोबेनिसिट आपने कम देनी है, एलोप्योरिनोल आपने ज्यादा देनी है। समझ आ गई बात? ये बात फेयर हो गई ना कि एलोप्योरिनोल हाफ लाइफ इंक्रीज कर रहा है प्रोबेनिसिट की, तो जितनी आप यूजुअल डोज देते हो उससे थोड़ी सी कम दोगे क्योंकि हाफ लाइफ इंक्रीज हो गई। और एलोप्योरिनोल, प्रोबेनिसिट एलोप्योरिनोल को बाहर निकालता है, तो एलोप्योरिनोल की डोज थोड़ी ज्यादा दे। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगली चीज आपके पास क्या है? अगली चीज आपके पास है फिबेक्स्ट्रोस्टैट है। इसमें आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी होती है लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है। अब आपने क्या इसकी डोज देनी है? आपने 40 mg पर mg 40 mg पर डे ओरली देनी है। If the target serum uric acid level is not reached within 4 weeks, तो डोज आप इंक्रीज कर दोगे टू 80 और मैक्सिमम डोज 120। ठीक है, सो 40 पे स्टार्ट करेंगे, 4 हफ्ते बाद चेक करेंगे नहीं यूरिक एसिड लेवल टारगेट अचीव हुआ तो 80 कर देंगे और मैक्सिमम आप 120 तक जा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और क्या है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको माइल्ड टू मॉडरेट किडनी डिजीज है उसमें आप विदाउट एडजस्टमेंट भी दे सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि लिवर फंक्शंस को ये खराब कर सकते हैं। ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगली चीज आपके पास आती है यूरिकेज यूरिक ड्रग्स। इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। ये सबसे पहली चीज तो इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने वाली ये है कि ये किस तरह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये किडनीज पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये लोअर कर रहा है सीरम यूरिक एसिड लेवल बाय ब्लॉकिंग द ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द फिल्टर्ड यूरेट। यहाँ से किडनीज में जो यूरेट चला गया उसको वापस नहीं आने दे रहा है ये, ठीक है। रीअब्सॉर्प्शन को क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। इस वजह से ये एक्सक्रीशन को, किडनी से एक्सक्रीशन को ज्यादा कर रहा है। सो इट इज इंक्रीजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड थ्रू द किडनी, ठीक है। सो इस तरह ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या चीजें आती हैं? इसमें सबसे पहले आपके पास प्रोबेनिसिड आता है, दैट इज 0.5 ग्राम पर डे ओरली, ठीक है। कुछ कंट्रीज में आपके पास लेसिनोराड भी मौजूद है, ये आपने 200 मिलीग्राम पर डे ओरली देना है। अच्छा, प्रोबेनिसिड इट शुड नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट जिसमें क्राटन क्लेरस 50 ml पर मिनट से कम है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास कि जो पेशेंट्स हैं, किस पेशेंट्स में आप लोगों ने प्रोबेनिसिड नहीं देनी? ऐसे पेशेंट जिसमें नेफ्रोलिथीसिस हो, यूरिक एसिड और कैल्शियम स्टोन, और इसकी रीजन आपको पता है क्या? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनका कि ये इंक्रीज करी है यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को। तो जब एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी वजह से मतलब हमारे पास रिस्क पे होता है पेशेंट के उसको स्टोन्स डेवलप हो जाए। तो ऐसे पेशेंट्स जिसमें ऑलरेडी नेफ्रोलिथीसिस है या हिस्ट्री है उसमें आपने नहीं देना। सेकेंडली, अगर आपके पास ऑलरेडी हाई यूरिक एसिड एक्सक्रीशन है, ग्रेटर देन 800 mg ऑफ यूरिक एसिड इन 24 और यूरिन कलेक्ट। अब यूरिक एसिड के स्टोन को रिड्यूस करने के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को आपने एडवाइस करना है, दो चीजें। पेशेंट को आपने एडवाइस करना है कि वो फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करें। सेकेंडली, आप फिजिशियंस जो हैं वो अल्कलाइनिंग एजेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम सिट्रेट। कितनी डोज में देना है? 30 to 80 मिली इक्विवेलेंट पर डे ओरली, ताकि पीएच जो है वो 6 से ज्यादा रहे। जब पीएच ज्यादा रहेगी, ठीक है, तो उसमें स्टोन्स जो है वो नहीं बनते, प्रेसिपिटेट नहीं होते। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आखिरी जो आपके पास एजेंट है दैट इज यूरिकेस, या फिर हमारे पास जो इसमें एग्जांपल मौजूद है उसमें पेग्लोटिकेस है। इट इज अ रीकॉम्बिनेंट यूरिकेस दैट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली। आपने इसको इंट्रावीनसली देना है 8 मिलीग्राम एवरी 2 वीक्स, ठीक है। हर 2 हफ्ते बाद 8 मिलीग्राम आईवी देना है। और ये इंडिकेटेड होता है ऐसे पेशेंट्स में जिसमें रिफ्रैक्टरी क्रोनिक टोफेशियस गाउट मौजूद है। अच्छा, अब इसमें ना एक एफडीए का ब्लैक बॉक्स वार्निंग मौजूद है कि ये जो ड्रग है ये सिर्फ हॉस्पिटल में लगेगा, ठीक है,
और हेल्थ केयर के अंडर सुपरविजन लगेगा, ताकि अगर कोई एनाफाइलेक्सिस होता है तो आपने उसको मैनेज कर सको। अब मीथोट्रेक्सेट आपने देना है 715 मिलीग्राम ओरली पर वीक और फॉलिक एसिड 1 मिलीग्राम ओरली डेली। इट शुड बी स्टार्टेड 4 वीक्स बिफोर पेग्लोटिकेस initiation and continued throughout the end of the treatment। ठीक है, मेथोट्रेक्सेट यूज करने से क्या होता है कि रिस्पॉन्स रेट एक तो बढ़ता है और एनाफाइलेक्सिस का रिस्क रिड्यूस होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगली चीज हमारे पास क्या है, ऐसे पेशेंट्स जिसको क्रोनिक टोफेसियस गाउट डेवलप हो गया है, उसमें क्या करना है, आर्थराइटिस है, आपने एलोप्यूरिनोल, फिबोक्सैट, पेग्लोटिकेस, ये आप क्या करते हैं, टोफाई को श्रिंक करते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से बिल्कुल डिसअपियर भी हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि सीरम यूरिक एसिड लेवल 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे मेंटेन रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो टोफाई हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अगली चीज और द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के ऐसे पेशेंट्स जो कि ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं, ठीक है, उसमें मैनेजमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि क्या रीजन है कि ट्रांसप्लांट के पेशेंट को गाउट हो सकता है। हाइपर यूरेसीमिया और गाउट आपके पास ट्रांसप्लांट पेशेंट में डेवलप हो सकता है। एक तो उनके किडनी फंक्शंस वैसे ही डिक्रीज हो, सेकेंडली आपके पास वो ऐसे ड्रग्स यूज कर रहे होते हैं जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को कम करते हैं। ठीक है, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन एंड डायूरेटिक्स। अब फॉर एग्जांपल एक्यूट गाउट जो ऐसे पेशेंट्स हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, उसमें ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि देखें अगर एक किडनी का पेशेंट है, ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, उसको आप एनसेड्स तो नहीं दे सकते। ठीक है, एनसेड्स नहीं दे सकते आप। ठीक है, अवॉइड करना है आपने। ठीक है, तो अब इस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट के कितने जॉइंट्स इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल अगर एक मोनो आर्टिकुलर गाउट है, आपने सबसे पहले तो इन्फेक्शन रूल आउट कर ली। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्ट करना है इनटू जॉइंट। पोली आर्टिकुलर गाउट के लिए आपने एनसेड जो है वो एडवर्स इफेक्ट को इंक्रीज करेंगी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बेहतर ऑप्शन सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने की, ये सेफेस्ट अल्टरनेट है। अच्छा, अब क्योंकि जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं उसमें आपके पास मल्टीपल अटैक्स हो सकते हैं गाउट के, तो एलोप्यूरिनोल और जो है फिबोक्सिस्टैट कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपने सीरम यूरिक एसिड लेवल को कम करना है, प्रोफाइलिक्सिस उसमें देना है। ठीक है, अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारे पास जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं, ये दोनों ये मेटाबॉलिज्म ऑफ एजाथायोप्रिन एंड मर्कैप्टोप्यूरिन इसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स जो ये दो दवाइयां ले रहे हैं, ठीक है, उनमें आपने अवॉइड करना है ये देना। ठीक हो गया? So this was all about the treatment of a gout. Hope you like this video. If you like this video, you find it helpful, please subscribe to my channel. क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको इन सारी चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है, एंड आई विल bring more videos, and all these lectures are made from CMDT latest edition 2024, जो कि आपके मेजर बुक है ऑफ FCPS पार्ट 2 ट्रेनिंग, और FCPS की एक हमारे पास लर्निंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक हमारी CMDT होती है। So thank you so much and subscribe to my channel.